नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को किनारे करने का खेल अल्टीमेटली आखिरकार मोदी और शाह पर भारी पड़ रहा है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार का जो कोर वोट है वो बीजेपी को एक मुश्त ट्रांसफर नहीं हो रहा है और बीजेपी में जाहिर तौर पर बेचैनी है। और सच ये भी है कि पहली बार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। वो किसी भी रैली में शरीक नहीं हुए। 30 अक्टूबर की रैली में ही नहीं गए। जितनी भी रैलियां मोदी ने की हैं, 30 के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रैली में नहीं गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। मोदी के पटना रोड शो में भी नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया कि वो प्रधानमंत्री की गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे। और नीतीश का यह फैसला उनकी नाराजगी की इंतहा थी। उधर मोदी जी को वोट की जरूरत थी, लिहाजा नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में, उनकी एब्सेंस में मोदी जी का हाल देखिए, मजबूरी देखिए कि नीतीश कुमार के चेलों के साथ काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे चेले जिनको नीतीश कुमार ने बाहर कर दिया। मिसाल के तौर पर लल्लन सिंह की हैसियत नहीं है कि आज वो नीतीश कुमार के साथ बैठकर चाय पी लें। ऐसे लल्लन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी पर घुमा रहे हैं, गाड़ी पर बैठा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हालात देखिए मोदी जी के। यही नहीं, संजय झा, एक और नेता जेडीयू के जो नीतीश कुमार के टारगेट पर है, संजय झा को आज मंच पर बुलाकर मोदी जी ने न सिर्फ इस्तकबाल किया, सबके सामने पीठ थपथपाते रहे। अब दोस्तों, मोदी जी की मजबूरियां देखिए कि नीतीश कुमार के बागी चेलों के साथ आजकल उनको काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि वोट चाहिए। अब दोस्तों, बात सिर्फ नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है। ये नाराजगी अमित शाह से भी बराबर है। और इसीलिए जब अमित शाह को लगा, मोदी के चाणक्य को लगा कि पहले फेज की वोटिंग में जेडीयू का वोट बीजेपी को पूरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अमित शाह भी कहीं ना कहीं बेचैन तो थे। मिलना चाहते थे अगले दिन नीतीश कुमार से। शुक्रवार का दिन था, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। अल्टीमेटली अमित शाह को अपने चेले धर्मेंद्र प्रधान को भेजना पड़ा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर अमित शाह का पैगाम लेकर नीतीश कुमार के घर गए और वहां भी मिनटों में ही मुलाकात निपट गई। ये कि अमित शाह क्या नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे और जब नीतीश कुमार ने मना कर दिया तो धर्मेंद्र प्रधान मिलने गए पैगाम लेके। क्या ये बात सही है या अमित शाह की चोरी छिपे मुलाकात हो गई नीतीश कुमार से? मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के बाद जेपी नड्डा का एक बयान चैनलों पर आया कल ही देर शाम। लेकिन एक बात जो साफ दिख रहा है कि मोदी भी और शाह भी अभी भी बच रहे हैं सीधे तौर पर कहने से। अब दोस्तों, नीतीश कुमार की जो नाराजगी है ये अचानक नहीं है, यूं ही नहीं है। सच्चाई है कि नीतीश कुमार इस बार समय रहते गुजरात लॉबी का प्लान समझ गए। उनको एहसास हो गया है कि गुजरात लॉबी उनको डंप करने जा रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार की सीटें ठीक ठाक आती हैं और गुजरात लॉबी ठीक से डील नहीं करती, उनके साथ छल करती है, तो 14 नवंबर के बाद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार फिर इस देश को चौंका सकते हैं। अब दोस्तों, फाइनल राउंड की वोटिंग के लिए यानी मशीनें लॉक होने के लिए सिर्फ 2 ही 3 दिन बचे हैं। इस बीच क्या अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में कोई कंप्रोमाइज़ होता है, ये तो वक्त बताएगा और मैं आपको अपडेट भी करूंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव। वो तेजस्वी यादव जिनकी रैलियों में इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ आ रही है, सबसे ज्यादा क्राउड है, सबसे ज्यादा जोश दिख रहा है। और वो तेजस्वी जो पिछले 10 दिन में 150 रैली करके रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब दोस्तों, तेजस्वी यादव की रैली में पहले भी भीड़ आती थी, अब भी भीड़ आ रही है। और भीड़ जो है वो सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकती। डिसाइडिंग फैक्टर ये कि सेकेंड राउंड में जो फाइनल राउंड है, 11 तारीख की जो वोटिंग है, आखिरी वोटिंग है, इसमें तेजस्वी यादव क्या पहले फेज की वोटिंग जैसा प्रदर्शन कर पाते हैं? और अगर वो करते हैं तो फिर सीमांचल जो है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 24 सीटें हैं। ये जो 24 सीटें हैं, इसमें कितनी सीटें तेजस्वी को मिलेंगी, यहीं पर सबकी नज़र है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने वाकई एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो शायद लालू और नीतीश के भी बस की बात नहीं है। अब ये सही बात है कि बिहार में तकरीबन
2.31 करोड़ 2.31 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से 28%, एक चौथाई से ज़्यादा इन 24 सीटों पर है। और कई ऐसी सीटें जहाँ 30%, 40% से भी ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सवाल इस बात का है कि तेजस्वी के लिए 3 बड़ी प्रॉब्लम थी, 3 बड़ी रुकावट थी। एक, ओवैसी उनका वोट काट लेते थे। इधर पप्पू यादव जो उनसे नाराज़ चलते, जिनका होल्ड है सीमांचल में, वो भी कहीं ना कहीं खेल कर देते थे। और साथ में जो नई एंट्री हुई है प्रशांत किशोर की, वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम्स पर फोकस कर रहे थे पिछले 10-15 दिनों से। अब प्रशांत किशोर जिस तरह से तेज़ी से उठे थे, उसी तरह से तेज़ी से स्लिप कर रहे हैं। और हो सकता है एक मैसेज मुस्लिम कम्युनिटी में गया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत पी के कोई बी टीम है बीजेपी के। उधर ओवैसी खुद ब खुद तेजस्वी के तेवर देख के, जो तेजस्वी हो सकता है जीत की तरफ बढ़ रहे हो। यही नहीं, MIM के जो सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, उनके साथ जो कुछ हुआ, पब्लिक ने जिस तरह से घेरा या सवाल पूछे, वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि MIM थोड़ा सा बैकफुट पर आई तेजस्वी को स्पेस देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हैंडल किया है, उन्होंने ये बता दिया कि अगर लालू नहला है तो तेजस्वी दहला है। पप्पू यादव को मंच पर बैठाकर, गले लगाकर, उनके कान में बात करके एक मैसेज पूरे सीमांचल में दे दिया है कि पप्पू यादव से हमारे कोई गिले शिकवे नहीं रहे, अब हम दोस्त हैं। और ये एक बड़ा फैक्टर था। अब सीमांचल की जो 24 सीटें हैं, जहां एक मुश्त वोट महागठबंधन को जा रहा है, उसमें से कितनी सीटें जीतते हैं तेजस्वी, देखना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतते हैं तो फिर आप मानिए कि तेजस्वी कुछ करने जा रहे हैं इस बार। अब दोस्तों, बिहार के नतीजों में अब कुछ ही दिन बचे हैं। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है कि आगे क्या होने जा रहा है, कौन कौन से खेल अभी बाकी, बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज मैंने खास मेहमानों को बुलाया, सब के सब बिहार के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सरोज सिंह होंगे। सरोज सिंह वो पत्रकार हैं जो हर वक्त फील्ड में रहते हैं, बहुत सी सीटों पे वो 3-3 बार हो जाए। उनकी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे साथ संतोष सिंह है, और संतोष सिंह के बारे में कहा जाता है कि चाहे बिहार हो, चाहे पूर्णिया हो, और चाहे कोई भी ज़िला हो, संतोष सिंह माइक के साथ आपको वहाँ मिलेंगे। संतोष सिंह भी आ जा रहे हैं, कई ब्रेकिंग न्यूज़ आपको उनसे मिलेंगी। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे। उमाकांत जी को आज मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि समस्तीपुर में जो घटनाएं हुई, जिस तरह से वहाँ वीवीपैट की पर्चियाँ मिली, फिर एक स्ट्रांग रूम में जहाँ मशीनें रखी गई थी, वहाँ पर 2 लोग घुसते हुए देखे गए, इस तरह की जो घटना हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि मामला अब इलेक्शन कमीशन का भी है। उमाकांत जी को भी सुनिए। सरोज जी, पहली फाइट ऐसा लग रहा है, अगर हम निष्पक्ष नजरिए से देखें तो दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो आपका महागठबंधन, दोनों ही कांटे की टक्कर में। आज महागठबंधन ने कहा कि हम 72 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी की तरफ से दावा है कि भाई 75 और 80 तक टैली पहुंच सकती है। मैं कांटे की टक्कर मान रहा हूं। ये बात सही है कि एनडीए की तरफ से जेडीयू आगे है और इंडिया अलायंस की तरफ से आरजेडी आगे, दोनों बिहार की पार्टियां आगे चल रही हैं। लेकिन क्या सेकेंड राउंड अब करो या मरो है, डू और डाई बैटल है? और क्या इस डू और डाई बैटल में तेजस्वी का रथ आगे है या फिर तीर आगे चल रहा है, एनडीए आगे चल रही है? देखिए दीपक भाई, दावे अपने जगह पर हैं। सम्राट चौधरी जब मतदान खत्म हुआ था, उसके बाद पटना आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। आज वो आंकड़ा 72 पर आ गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इन दावों पर हम लोग ना जाएं, लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट यही है कि तीर और लालटेन ने पहले फेज में बहुत अच्छा किया, बहुत ही क्लोज फाइट है और 2-4 सीट आगे पीछे रहने का मामला है, जो 2020 में भी हुआ था फर्स्ट फेज में। इसीलिए दूसरे फेज पर नजर है और दूसरे फेज में खासकर सीमांचल के सीटों पर बड़ी नजर है दोनों पार्टियों की, क्योंकि अंतिम जो कथन की जो अंतिम ओवर का जो फैसला होना है वो सीमांचल से ही होना है। आखिरी ओवर जी, एकदम, क्योंकि दूसरे इलाके में, शाहबाद के इलाके में और जहां जहां चुनाव हो रहा है, वहां मोटे तौर पर दोनों गठबंधनों को पता है कि कहां पर हम खड़े हैं। लेकिन सीमांचल की तस्वीर साफ नहीं है और सीमांचल में ही सबको लगता है कि हम ज्यादा गेन कर सकते हैं और वही निर्णायक बढ़त बनेगी जो वहां पर अपने सही पत्ते फेंक देगा। इधर पिछले 48 घंटों में वही सीमांचल जीतेगा। और सीमांचल की आपने बात करी तो मेरा एक बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है सीमांचल की जो चाबी है वो इसी सवाल में छुपी हुई है। सवाल मेरा यह है कि क्या मुसलमान
ज्यादा सीटों पर भारी संख्या में, क्या मुसलमान वोटर एआईएमएम यानी ओवैसी की तरफ झुकेगा, प्रशांत किशोर की तरफ थोड़ा जा सकता है, या एक मुश्त वो सिर्फ और सिर्फ लालटेन पे जा रहा है, महागठबंधन पे जा रहा है? ये मुझे बताइए। देखिए, जब तक तेजस्वी यादव के एज ए सीएम का ऐलान नहीं हुआ था, तब तक ये स्थिति सीमांचल की थी कि ओवैसी साहब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई दफा वो सीमांचल आए, बार बार कहते थे कि सीमांचल में कोई हमको हिला के दिखा दे तो हम जान लें, हम बीजेपी की टीम नहीं है, हम लड़ते हैं चुनाव, बीजेपी जी अपना जाने, हम अपना जाने। कांग्रेस को भी लगता था कि हम वहां पर ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन जब से सीएम की दावेदारी में स्थिति साफ हुई कि तेजस्वी यादव हो गए, और कल बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की, कान में कान सटा के दोनों बात कर रहे हैं। जी ये तस्वीर सीमांचल में अपील कर रही है कि पप्पू यादव, जिनके बारे में कहा जाता था कि दिल से साथ नहीं दे रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जी तेजस्वी यादव ने एकदम सही मौके पर कहिए कि एकदम चौका मारा और पप्पू यादव को गुरफेट में लिया, मंच पर उनको पूरी तवज्जो दी, उनको बोलने दिया गया और उनकी सारी बातों को उन्होंने सुना। और तो सीमांचल ओके के पूरे इलाके में अब पप्पू यादव रेस हो चुके हैं। उनको लग रहा ओके। है कि वो जो चाहते थे वो उनको कल मंच पर तेजस्वी यादव ने दे दिया। प्रशांत किशोर बहुत मुस्लिम्स के बीच में गए। क्या प्रशांत किशोर के प्रति मुसलमानों का भरोसा है, या वहां इस बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की टीम है? देखिए, प्रशांत किशोर ने जरूर मुस्लिमों को ज्यादा टिकट दिया, मुस्लिमों के लिए कहा कि आप दरी बिछाने वाले लोग हैं, आप आपकी हैसियत सारे लोग उसी स्तर पर रखते हैं, वो तमाम चीजें हैं उनका कहा, लोगों ने सुना भी। लेकिन जब वोट देने की बारी अब आई है एग्जैक्ट में, तो लोगों को वह सीमांचल में यही लग रहा है कि कैसे बीजेपी को कौन रोकेगा। बीजेपी को रोकना पहली प्राथमिकता है। ओके प्रशांत किशोर से तो कभी हम साथ गले मिल लेंगे, लेकिन अभी तत्कालिक है कि बीजेपी को रोकिए, एनडीए को रोकिए। और तेजस्वी यादव ने जो एक कॉकटेल बनाया है वहां पर, मुकेश जी सहनी, आईपी गुप्ता, तमाम लोग, समझ और गया। पप्पू यादव को जब से उन्होंने लिए, कांग्रेस तो साथ में थी ही, तो अब लगता है कि ये जो तेजस्वी वाला ये फैक्टर है, ये वहां सर चढ़कर बोल रहा है। और ओके एआईएमआईएम के साथ एक मिनट हम लेंगे दीपक भाई, एआईएमआईएम के साथ दिक्कत ये हो गई कि ये जो लालू के घर पर जाके ढोल बाजक बजाना कि आप हमारा साथ दीजिए, ये करिए, सीमांचल में उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। उनको क्या लगा कहीं ना क्या कहीं आप एमआईएम के जो लीडर हैं अख्तर साहब, उनको जी, भी कहीं दौड़ाया भगाया गया है पब्लिक हाँ ने, हाँ, कल मुस्लिम? कल कल उनके विधानसभा क्षेत्र में ही उनको दौड़ा दिया गया। ये ओके एक ओके। सिग्नल है कि इतने पॉपुलर नेता है, गॉट एआईएम योर के सर हेड है। गॉट योर सर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। चार चीजें समझ में आ रही हैं। एक तो तेजस्वी और राहुल की जोड़ी, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब, पूरी तरह से मुस्लिम्स की तरफ आप कह सकते हैं मैग्नेट की तरह खींच रही है। दूसरा बड़ा फैक्टर, एमआईएम खुद पीछे हटा और एमआईएम के जो लीडर हैं उनको भी दौड़ा दिया है मुसलमानों ने कि अब आप बीच में मत आइए, अब हमें बीजेपी को रोकने दीजिए। एमआईएम आउट ऑफ सीन हो रही है। प्रशांत किशोर कई मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन प्रशांत किशोर को एक बी टीम का परसेप्शन है, जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कहने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ खुलासे नहीं किए। और चौथी बड़ी चीज, पप्पू यादव वाकई एक आवाज है। पप्पू यादव को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बीजेपी में जिस तरह से आप अमित शाह को नहीं कर सकते, आप पूर्वांचल सीमांचल के इस इलाके में पप्पू यादव को नहीं कर सकते। जो भी उनके बारे में कहिए, उनके कद काठी के बारे में कहिए, उनके लहजे के बारे में कहिए, पप्पू यादव इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और पप्पू यादव को मैनेज कर लिया तेजस्वी ने। बड़े खिलाड़ी तेजस्वी यादव है। लेकिन मैं अब जरा आ रहा हूं अमित शाह के बारे में पूछने। और संतोष जी, एकदम खुलकर बताइएगा, दिल से बोलिएगा, बिल्कुल अपनी बात सेंसर मत करिएगा, आप बेखौफ आदमी। ये बताइए कि अमित शाह क्या नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, और जब नीतीश कुमार ने मना कर दिया तो धर्मेंद्र प्रधान मिलने गए पैगाम लेके? क्या ये बात सही है, या अमित शाह की चोरी छिपे मुलाकात हो गई नीतीश कुमार से? नहीं, कीप द देखिए, रिकॉर्ड स्ट्रेट। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात के बाद जेपी नड्डा जी का एक बयान चैनलों पर आया कल ही देर शाम कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में ही नहीं, मुख्यमंत्री भी रहेंगे वही। ये जो जेपी नड्डा का बयान आया वो भी एक रणनीति के तहत ही बयान दिलवाया गया। लेकिन ओके एक बात जो साफ दिख रहा है कि मोदी भी और शाह भी अभी भी बच रहे हैं सीधे तौर पर कहने से।
अब उनकी कौन नहीं, सी लेकिन मोरल मैं ये जानना चाह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान क्या नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उनकी मुलाकात हुई, मतलब निकलते निकलते वो मतलब निकल रहे थे वो चुनावी सभा की तरफ, उसी दौरान उनको निकलते निकलते बात हुई। चंद मिनट की ही मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात हुई है। और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा का जो बयान आया है ना, उसी जी, कॉन्टेक्स्ट में अब दोनों क्यों क्या नहीं कहना चाहिए। क्या संतोष भाई धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह का पैगाम लेके गए थे, और क्या उन्होंने नीतीश कुमार को कम्युनिकेट किया कि साहब आप ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और पैरों पे पड़ गए, झुक गए धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार के आगे? इस तरह का कोई मैसेज है कि ये मैसेज कम्युनिकेट किया उन्होंने? देखिए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, श्वेता सिंह का जेपी नड्डा से इंटरव्यू लेना, और जिस समय में इंटरव्यू प्रसारित किया गया, आप ये संयोग नहीं है, ये पूरी तौर पर समझ आए कि पार्टी दफ्तर में होर्डिंग लगना नीतीश कुमार का। जेपी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है ना, मतलब बीजेपी के अधिकृत तौर पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, मोदी और शाह जेपी नड्डा। पार्टी का लाइन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं दबा, देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद इनको लग गया कि बगैर नीतीश के अब मतलब इस उतना सदस्य भी नहीं आएगा कि इज्जत भाई। अब बताइए कि सब काम धंधा छोड़कर अमित शाह यहीं बैठे हुए हैं, गृह मंत्रालय पटने में बैठकर चला रहे हैं, पता नहीं कैसे उनका विभाग चल रहा है, और पूरी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रोज आ ही रहे हैं, फिर भी वस्तु स्थिति यही है कि दोनों की सभा में लोग जुट नहीं रहे हैं, वो ये बात वो समझ रहे हैं। जी, उनकी सभा में लोग जुट नहीं रहे, अमित शाह और मोदी, के आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आज सीतामढ़ी में पता करिए ना कि सीतामढ़ी में महिलाओं को कहां से लाया गया है और क्या खर्च किया गया उनके सभा में लाने के लिए। ओके ओके ओके, मेरा जो सवाल है, क्या आपको लगता है कि अमित शाह अब झुक रहे हैं? जो उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे वो नित्यानंद राय हो या कोई जगन्नाथ मिश्रा का लड़का हो या कोई भी हो, XYZ, अमित शाह तय करने जा रहे थे अपना मुख्यमंत्री। और आज की सूरत में फर्स्ट राउंड के बाद जिस तरह से जेडीयू को बढ़त मिली है, अमित शाह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आगे सरेंडर होते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, हमको तो थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो पूर्णिया वाली सभा में जो कहा अमित शाह ने कि हम भाजपा की सरकार बिहार में बनाएंगे, आपने भी वो बयान सुना होगा जी जी, अमित मैंने शाह सुना का जो। जी। तो ये सारी चीजें तो कल शाम की है, कल इस समय की है जब ये अमित शाह ये बयान दे रहे थे, उस समय जेपी नड्डा भी बोल चुके थे, धर्मेंद्र प्रधान भी मिल चुके थे नीतीश कुमार से, सारी चीजें हुई। उसके बाद अमित शाह ने ये बयान दिया है कि भाई हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 160 का बहुमत हमको आएगा। अमित शाह भी उतने ही जिद्दी हैं जितने जिद्दी नीतीश कुमार है, तो वो झुक जाएंगे। और बराबर हम लोग कहते हैं कि अमित शाह को बहुत अंडर एस्टिमेट करके हम लोग इस चुनाव में नहीं चल सकते हैं। अगर वो रात दिन, जैसा कि अभी कहा हमारे संतोष भाई ने, कि बिहार में ही गृह मंत्रालय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पोस्ट इलेक्शन प्लानिंग भी उनके दिमाग में जरूर होगी, और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन इम्प्लीमेंट होगा। वो कहाँ तक सक्सेस होगा बात की चीज है, लेकिन हमको लगता है कि अब बहुत नजदीक आने वाला सीन नहीं है, और अब दूरी लगातार नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि थोड़ा सा दूरी ही रहे, तो उनके वोटर को भी मैसेज साफ साफ जाए। ठीक है, सरोज जी कह रहे हैं भाई, जो इनकी राय है, इनका ये कहना है कि अमित शाह चाहे कुछ हो जाए वो झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। अमित शाह अपना एक प्लान बना रहे हैं, नीतीश कुमार अपना एक प्लान बना रहे हैं, दोनों का प्लान भी बन रहा है। अमित शाह चाहते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, फिर राजभवन उन्हीं का है, राज्यपाल उन्हीं का है, उसके बाद वो अपनी ताकत दिखाएं। नीतीश कुमार को लगता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रहे हैं, सेकेंड फेज में भी उनको सफलता कामयाबी मिलती है, तो फिर नीतीश कुमार के पास ज्यादा सीटें होंगी, तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में टसल है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो एक टकराव है दोनों नेताओं का, ये राजनीति को दिलचस्प बनाएगा, और 14 तारीख के बाद जब मशीनें खुलेंगी, जिस तरह के भी नतीजे आए, सरप्राइज फैक्टर रहेगा उसमें। लेकिन लगड़ा साहब, मैं सरप्राइज फैक्टर से हटकर आज एक बहुत गंभीर घटना, दो घटनाएं हुई हैं, गंभीर घटना है, क्योंकि आप मशीनों की हमेशा से बात करते हैं, मशीनों के एक्सपर्ट हैं चुनाव आयोग के। समस्तीपुर में हमने देखा कि किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां बिखरी पड़ी थी, हजारों पर्चियां बिखरी पड़ी थी। अब वीवीपैट की तो वो
पर्ची मशीन में ही रहनी चाहिए, वो मशीन में ही रहनी चाहिए, बाद में वो सील होती है। ये पर्चियां बाहर पहुंची, डीएम मुझे सकपकाए हुए दिखे। हालांकि डीएम ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं, 2-3 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन घटना अपनी जगह ठीक है। दूसरी घटना भी समस्तीपुर की है, जहां जो स्ट्रांग रूम है, जहां पर मशीनें रखी जाती है, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की हिफाजत में होती है, वहां की बिजली चली जाती है, कैमरा ऑफ हो जाता है और 2 आदमी घुसते हुए अंदर जा रहे हैं। इस पर भी आपत्ति की गई। क्या इस तरह की जो घटनाएं आज हमें देखने को मिल रही हैं, आपको संदेह है कि मशीनों का, चुनाव आयोग का, सिस्टम का ये खेल भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को लगे कि वो अगर चुनाव उसके हाथ से निकल रहा है तो क्या खेल हो सकता है? समथिंग लाइक हरियाणा, समथिंग लाइक महाराष्ट्र। देखिए, जो चोर होता है, चोर को आप किसी भी एक बारात में किसी ने चोरी की भी दूसरी जगह बारात में ले गए, वहां भी वो चोरी का भाई वो अलर्ट रहता है, चोरी करते हुए अलर्ट हो जाता है कि भाई चोर चोरी चोरी करते से जाए, पकड़ा ना जाओ। हेरा फेरी से ना जाए। हाँ, यस, हेरा फेरी से ना जाए। चोरी जिसकी आदत पड़ गई है और जिसको मैंडेट दिया गया है, असाइन किया गया है कि आपको अंग्रेजी में जिताना कहा है। गया है, वंस अ थीव ऑलवेज अ थीव। ये इस तरफ इशारा कर यस, रहे हैं कि भाई अगर आपको हरियाणा आपको में काम जी दिया गया है। रिपोर्टिंग बॉस जो है पीएमओ है, होम मिनिस्टर के अमित शाह है, इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टिंग बॉस है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनको जो काम असाइनमेंट दिया गया है उनको तो पूरा करना है, बाई हुक एंड बाई क्रुक पूरा करना चलिए है। फिर एक अगर चीज उनको ये एक कहा सवाल गया का है कि जी एक जी सवाल का और जवाब दे दीजिए भाई, आप तो इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, कि कांग्रेस ने आज कहा कि अमित शाह जिस होटल में, 5 स्टार होटल में रुके हैं पटना में, वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उनको ब्लॉक कर दिया, अखबार चिपका दिया गया, पेपर लगा दिया लेंस पर। क्या जी कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कुछ चोरी छिपे ऐसा काम चल रहा है जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा को ब्लॉक किया गया? क्या ये एक गंभीर घटना आप मानते हैं? समथिंग, किसी किसी चीज को छुपाया जा रहा है कि अमित शाह किन अफसरों से मिल रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं रात में, इस वजह से सीसीटीवी कैमरा को ब्लॉक किया है, जो कांग्रेस का आरोप है? मैं तो ये कह रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक करना अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। और वहाँ के जो जो वहाँ के सुरक्षा के जो इंचार्ज हैं, सुरक्षा के इंचार्ज तो होम मिनिस्टर का कोई बड़ा ऑफिसर होगा जो सुरक्षा चारों तरफ देख रहा है, होटल के चारों तरफ। ये तो मुझे लग रहा है कि बड़ी भारी घुसपैठ है उनकी सुरक्षा में, बड़ी भारी सुरक्षा में चूक है। और सिक्योरिटी ये जो वायलेशन है। सुरक्षा सिक्योरिटी वायलेशन है। और दूसरी बात ये है कि आज देखिए इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में कौन किस नेता किससे मिल रहा है, मुलाकात कर रहा है, ये पब्लिक को पता होना चाहिए। वो वोट मांग रहे हैं बिहार में, जनता को कह रहे हैं स्वच्छ साफ सुथरी अपराध अच्छा, अब मुक्त मुझे सरकार चाहते हैं। एक लाइन में बता दीजिए कि सीसीटीवी जो कैमरे लगे थे उनको क्यों बंद कर दिया गया, यही बता दीजिए। चलिए, क्यों बंद किया गया होगा, पीछे आशय क्या है? देखिए, कोई साफ सुथरे काम करने के लिए बंद नहीं किया गया है। ओके। आप कोई कोई काले कारनामे होंगे उनको छुपाने के लिए किया गया है। कोई माफिया उनसे मुलाकात कर रहा होगा, उससे छिपाने के लिए किया गया होगा। ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई ऐसा अधिकारी हो या ऐसा गिरोह हो जो उन टेक्नीशियंस जो चलिए, ये जो हैकिंग करते हैं, हैकिंग करने वाले जो लोग हैं समझ गए। उनकी टीम जा रही हो। क्योंकि जो इन्होंने इनके पास पूरा जो तंत्र है वो तंत्र इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कुछ भी गड़बड़ी करने की प्लानिंग, इसका मतलब अमित शाह के होटल से हो रही है। अगर गड़बड़ी नहीं की जा रही है तो वहां सीसीटीवी फुटेज पर ऑन आपने रहना उसको चाहिए बंद था। क्यों किया है? ठीक कोई है। गड़बड़ी करने ठीक है। की, बड़ी भारी अगर गड़बड़ी अगर करने अगर की आपकी प्लानिंग अगर है। अगर जी कांग्रेस का आरोप सही है तो मैं सिर्फ इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि पारदर्शिता तभी होनी चाहिए थी जब सीसीटीवी की जो कैमरे हैं वो खुले रहते, उनको बंद नहीं करना चाहिए था। आखिर इलेक्शन के टाइम, आचार संहिता के टाइम, अगर गृह मंत्री पटना में डेरा जमाए बैठे हैं तो होटल में सीसीटीवी ऑन रहना चाहिए था। बहरहाल, अब सिक्योरिटी लैब से क्या एक बात की बात है। मैं जरा सीधे अब असली सवाल पर आ रहा हूं। सरोज जी, ये बताइए कि अब तो एक दिन और बचा है, उसके बाद प्रचार खत्म, एक तरह से इलेक्शन ही खत्म, सिर्फ वोटिंग बची है। आज की तारीख में आपको बिहार में कौन आगे दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अमित शाह सरकार बना लेंगे येन केन प्रकरण, या आपको लग रहा है कि तेजस्वी का रथ आगे है और सरकार तेजस्वी की बनने जा रही है, या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को हंग कर देंगे, त्रिशंकु कर देंगे? देखिए, पिछले 24 घंटों में जो हताशा दिख रही है भाजपा के बड़े नेताओं में,
उनके रणनीतिकारों में, उसको देख कर तो लगता है कि भाजपा ने ये समझ लिया है कि चुनाव में उसका क्या होना है। लेकिन जो तेजस्वी यादव का कैंप है, वो और एनर्जेटिक हो गया है। आप उनकी सभाओं में आज की भीड़ देखिए। गया में उनकी एक आज मीटिंग थी, लग रहा था कि जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक मीटिंग में, वो भी ज्यादा से ज्यादा वो 5 मिनट का समय दे रहे हैं एक एक मीटिंग में, चूंकि 20 मीटिंग 17 मीटिंग रोज कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि एकदम जन समुद्र आया हुआ है एकदम। इसका तो क्या मतलब लग कि क्या रहा है? वो मोमेंटम पकड़ा है तेजस्वी आरजेडी ने। यादव के कैंपेन में, और ये रिफ्लेक्शन है कि जो 11 को वोटिंग होगी उसमें क्या होने वाला है। क्योंकि जो लोग आए हैं, सभा में आ रहे हैं, उनका जोश और जुनून जो है वो देखते हुए बन रहा है। तो एक फिलहाल रीडिंग यही बन फिलहाल रही है कि फिलहाल इस वक्त कौन इलेक्शन में आगे चल रहा है, ये बता दीजिए। सवाल तो मेरा यही था। हमारा जो है, अब धीरे-धीरे चीजें साफ कर रहे हैं कि अब हमको लग रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं बढ़त बना रहे हैं इस चुनाव में। ओके। तेजस्वी यादव इस वक्त बढ़त बढ़ा रहे हैं। सरोज जी ने पहले राउंड के बाद अपने स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है, बदला है, थोड़ा सा उसमें तब्दीली लाए। पहले कांटे की टक्कर बता रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि इनको लग रहा है तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। भाई आपने अपना कुछ स्टेटमेंट मॉडिफाई किया मिस्टर लखेड़ा, या आप अभी भी अपने स्टेटमेंट पे कायम हैं कि अमित शाह कुछ भी खेल कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं तेजस्वी यादव बाजी जीत रहे हैं? देखिए, मशीनों की पोल तो 2 जगह समस्तीपुर में ही खुल गई है कि किस तरह से संदिग्ध लोग वहां स्ट्रांग अवस्था रूम में जी। घुस रहे हैं और पर्चियों का ढेर सड़कों पर पड़ा हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस तरह की जानकारियां अगर एक जिले में 2-2 जगह आ गई हैं, तो 38-40 जिले हैं बिहार में, 38 जिले तो हैं ही। तो और हर जिले में जहां जो खबरें नहीं आई हैं गड़बड़ियों की या वीवीपैट की स्ट्रांग रूम में डकैती चोरी की, उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? मैं साफ सी कह रहा हूं आपको कि इस इलेक्शन कमीशन पर, ज्ञानेश कुमार पर ये मतलब दिलाना दिखाना होगा सूरज को कि अगर कोई इन पर भरोसा करेगा, इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं हरियाणा का मुझे पता है कि हरियाणा में इन्होंने 10-12 सीट डबल डिजिट भी बीजेपी नहीं जा रही थी, वहां इन्होंने प्रचंड बहुमत दिला दिया बीजेपी को। क्या तो डकैती यहाँ डाली क्या होने जा रहा है लोकतंत्र का। 14 के बारे में कुछ या, बताएंगे आप? यहाँ ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ओके। गृह मंत्री देश का पब्लिक रैली में कह ठीक रहा है। है कि भारतीय जनता पार्टी 160 पे जीतेगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन्होंने ओके। कितनी बड़ी मेगा प्लानिंग कर रखी है, जो लोगों के समझ ही नहीं आ रही है। अभी लोग समझने में नाकाम हैं, लाचार हैं कि ये हो क्या रहा है इस देश में, इस बिहार में। तो मुझे लग ओके। रहा है कि बहुत बड़ा प्लानिंग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ठीक। तो फिर ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है और ये गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा, मैं ठीक। क्षमा भी ठीक। मांग लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जी। ओके। ओके। सरोज जी, बिहार एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साहब इनको जो है लगता है कि अब तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक सरोज जी को लगता था कि कांटे की टक्कर है। उमाकांत लखेड़ा इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कहा कि मैं अभी भी प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। तो नतीजों पे एकदम चुप है, क्योंकि इनको हरियाणा जैसा कोई असर बिहार में दिख रहा है, ये इनका कहना है। बहरहाल 14 तारीख को दोस्तों देखेंगे, उनकी बात, लखेड़ा साहब की बात सही होती है, सरोज जी की बात सही होती है, या हमारे साथ जो भिलारी साहब आज कहीं फंसे हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई आरजेडी और जेडीयू ये आगे होंगी। बहरहाल क्या होने जा रहा है बिहार में, ये तो 11 तारीख की वोटिंग और 14 तारीख की काउंटिंग ही बताएगी। इतना फिर मैं सिर्फ कह सकता हूं अपनी तरफ से कि मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ से जो दावा है, महागठबंधन की तरफ से जो दावा हो रहा है, कांटे की टक्कर अभी भी है, अभी भी गेम वाइड ओपन है। अगर तेजस्वी को वाकई इस युद्ध को जीतना है, तो उन्हें सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक हर जगह अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। अपने फर्स्ट राउंड की परफॉर्मेंस अगर तेजस्वी सेकंड राउंड में रिपीट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आगे ही चले जाएं। लखड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरोज भाई आपने समय निकाला, क्योंकि आप हर सीट पर फोकस किए हुए हैं, हर चैनल पर आप दिख रहे हैं, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। थैंक यू, थैंक यू सो नमस्कार। मच।